अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त मूल मुद्दों से ज़्यादा धार्मिक, सांप्रदायिक और जातीय मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और जनसामान्य में चर्चा का विषय हैं। उत्तर प्रदेश में ये आम बात है कि हम इस तरह के मुद्दे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ यही मुद्दे कभी कभी इतने अहम हो जाते हैं कि पूरी राजनीति, पूरे चुनाव और पूरे समाज को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बरेली में कहा कि यहाँ जितने लोग हैं सबके पूर्वज हिंदू हैं, और जातीय भेदभाव छोड़ दीजिए, सबके पूर्वज हिंदू हैं जो यहाँ रह रहे हैं। अब इस बात को लेकर बहुत लोगों में तरह तरह की बातें। इस तरह के स्टेटमेंट्स आने का मतलब क्या होता है और ऐसे स्टेटमेंट्स दिए क्यों जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स की क्या टाइमिंग होती है। और ये सब चल ही रहा था कि देवबंद से भी एक स्टेटमेंट आ गया, एक फतवा आ गया कि अगर दाढ़ी कटाओगे तो एडमिशन नहीं लेगा, नहीं, पढ़ाई बंद, निकाल देंगे बाहर। इस तरह के मुद्दों को गरमाने के पीछे के कारण क्या हैं? क्या वास्तविक मुद्दों की कमी है या यही मुद्दे ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भाते हैं? आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नित्य नए मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन कौन से मुद्दे? धार्मिक मुद्दे। कौन से मुद्दे? जातीय और सांप्रदायिक मुद्दे। वो जिनका आपके रिलीजन से ताल्लुक़ हो, आपकी जाति से ताल्लुक़ हो, ऐसे मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और यहाँ की सोसाइटी में आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं। ताज़ा विवाद खड़ा हुआ है बरेली से, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कहा सब हिंदू, जो यहाँ रह रहा है सब हिंदू, सबके पूर्वज हिंदू। अब इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा अफेंड कौन फील कर रहा है? माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ में भी कौन? मुसलमान। कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देने के मायने क्या हैं? वैसे मोहन भागवत ऐसे बयान अक्सर देते रहते हैं। उनके बयानों से कई बार बड़े बड़े स्कैंडल भी होते हैं, जैसे ब्राह्मणों पर दिया गया उनका स्टेटमेंट, जिसे बाद में पंडित कह के उसकी डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स देने के पीछे कारण क्या है? क्या ये सिर्फ जागरूकता फैलाना या आपके पूर्वजों को याद दिलाना है, आपकी संस्कृति, आपके विरासत को समृद्धता बताने की बात है, या सबको एक संस्कृति में लौटने की बात है, या फिर इसके पीछे कोई हिडन पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा है? बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक कलंक है। जातिवाद उत्तर प्रदेश और हिंदी पट्टी में एक अभिन्न जीवन शैली का हिस्सा है। बातें लोग कितनी भी आदर्शवादिता की करें, लेकिन जातिवाद का जहर फैला हुआ है। जातिवाद का प्रभाव राजनीति से लेकर समाज के अंतिम पायदान तक आपको देखने को मिलेगा। ये जातीय व्यवस्था ही कलंक है, और इस कलंक को पिछले कई सौ सालों से हमारी सोसाइटी खत्म नहीं कर पाई। जातीय व्यवस्था में बटा हुआ समाज, जाहिर सी बात है कि जब अम्ब्रेला इशू की बात आएगी, अम्ब्रेला इशू का मतलब रिलीजियस इशू, जिसके दायरे में सब आ जाते हैं अपने अपने, तो जब इस तरह की बात होगी तो निश्चित तौर पर उसका असर एक बड़ी सोसाइटी पर पड़ेगा। मोहन भागवत का प्रवास लगातार चलता रहता है। साल में 2-3 बड़े प्रवास उनके उत्तर प्रदेश में होते हैं। लखनऊ के बाद प्रयागराज के बाद आजकल बरेली से स्टेटमेंट आया। वो शुरू से ये मानते रहे हैं और उनका ये कथन रहा है और वो कहते भी रहे हैं। इस पर लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हो सकती है, लेकिन आरएसएस का ये मानना है कि सब हिंदू हैं। कारण क्या है इसके पीछे? ये स्टेटमेंट अभी क्यों आया? और दूसरा, इसी बीच कल देवबंद से भी एक स्टेटमेंट आया। वो कह रहे हैं कि दाढ़ी अगर कटवाई थोड़ा भी तो निकाल देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, नाम काट देंगे। दाढ़ी सुन्नत है, रखो, काटो मत, और काटे तो नाम कटेगा। इस तरह के विचार आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में, क्या ये ठीक बात है? इनको कौन लोग डिफेंड कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मतलब है? एक तरफ बरेली से ये स्टेटमेंट आता है, दूसरी तरफ देवबंद से ये स्टेटमेंट आता है। कोई इनका कनेक्शन है क्या? अब जब आम चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे बयानों के तात्पर्य क्या हैं? क्या मूल मुद्दे कम पड़ गए हैं? क्या मुसलमानों में सबको शिक्षा मिल ही गई है कि जो दाढ़ी कटवाएगा
उसका नाम काटोगे, या सब हिंदू ही हैं? ऐसा भी नहीं है। अगर होते तो यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर से सम्मान नहीं होता और सभी धर्मों के लोग नहीं रह रहे होते। तो किसी की जाति, पंथ, मजहब पर ऐसी टिप्पणी करना कि तुम पहले हिंदू थे, तुम फला ये थे, कल को कोई मुसलमानों का आलिम खड़ा होगा, कहेंगे ये सब इस्लाम के थे, तब आप क्या जवाब देंगे? तो इस तरह के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। हम क्या इतिहास में जी रहे हैं? क्या हम अतीत जीवी हैं? या हमें अपने वर्तमान को ठीक करते हुए भविष्य को दुरुस्त करना है? वर्तमान को बेहतर करते हुए भविष्य को ठीक करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं अपनी बात, इस देश में, इस प्रदेश में लोग बातें आदर्शवादिता की करते हैं, लेकिन काम वो करते हैं जिससे उनका फायदा हो। आप इसको अच्छे शब्दों में कहना चाहे तो इसको कह दें, बातें आदर्शवादिता की और काम व्यवहारिकता का। व्यवहारिकता का मतलब जिससे वोट मिले और जीत जाएं। तो क्या हम उन मुद्दों पर ट्रैप में फंसते हैं? जवाब है हाँ। हर चुनाव में मूल मुद्दे गायब हो जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, जाति, पंथ, मजहब, ये सब याद आने लगता है कि दाढ़ी कटवाओगे तो कटेगा, वरना हिंदू सब। क्या हमें ऐसे मुद्दों पढ़ना चाहिए? बहन भाइयों, नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने आज ये डिबेट बुलाई है और मैं चाहता हूँ कि इस पर ओपन फोरम पे डिबेट हो, बात हो। अतीत में जीना है या वर्तमान को ठीक करते हुए भविष्य को दुरुस्त करना है? हमें क्या रास्ता चुनना चाहिए? एक समझदार और बेहतर समाज होने के नाते, एक जिम्मेदार सोसाइटी होने के नाते, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर उत्तर प्रदेश, एक बेहतर हिंदुस्तान सौंप कर जाएं। आज की परिचर्चा इस विषय पर केंद्रित है। मेरे साथ आज की डिबेट में मतीन खान हैं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, संजय सिंह बीजेपी के नेता हैं, एसएम अशरफ जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और एसएम अशरफ साहब भी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मतीन भाई, आप कैसे हैं?